नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपीएलटी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हम मॉडल पेपर की श्रृंखला आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत मॉडल पेपर 9 लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमें उम्मीद है कि आप में से कई ऐसे विद्यार्थी होंगे जो यूपीजीआईसी और जीडीसी के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे। तो ये मॉडल पेपर एलटी के साथ साथ जीआईसी और जीडीसी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम अब तक जिन 8 मॉडल पेपर पर आप सभी से चर्चा किए हैं, उसको लेकर तमाम विद्यार्थियों ने सॉल्व किया हुआ है और हमने अभी तक 2 पेपर आपको सॉल्व करके दिखलाया भी है। आने वाले समय में हमारी जो योजना है कि 10 मॉडल पेपर आप सभी के सामने हम रखेंगे और सभी के आंसर को भी बता देंगे और लगातार आप सभी अभ्यास भी कर रहे होंगे, लिख भी रहे होंगे और प्रश्नों पर चर्चा करते समय जिन बारीकियों की हम बात करते हैं उसको भी ध्यान में रख रहे होंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं कि मॉडल पेपर 9 में किन प्रश्नों को हमने शामिल किया है। शुरुआत में निर्देश इत्यादि दिए गए हैं कि 3 घंटे की परीक्षा होगी, 200 अंकों की परीक्षा होगी, कुल 20 प्रश्न होंगे, खंड अ से 10 प्रश्न, खंड ब से 10 प्रश्न और दोनों खंडों की जो शब्द सीमा है अलग अलग है। खंड अ में 125 और ब में 200 निर्धारित है। सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने दिए गए हैं और जो उत्तर लिखते समय पृष्ठ या भाग खासतौर से फाइनल एग्जाम में छूट जाती हैं तो उनको आप इस तरीके से करके बता सकते हैं कि हमारा उत्तर यहीं तक है। ठीक, आज का जो इस मॉडल पेपर का पहला प्रश्न है, खंड अ के अंतर्गत निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 4 टिप्पणियां दी गई हैं, कीर्तिलता, विजयपाल रासो, विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो। तो इन पे संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी है और प्रत्येक टिप्पणी 2-2 अंक की है और हमें ध्यान में रखना है कि इन चारों को मिलाकर 125 शब्द होने चाहिए, न कि एक एक को 125 शब्दों में नहीं लिखना है, बल्कि चारों को मिलाने के बाद है 125। तो जितना महत्वपूर्ण तथ्य है कीर्तिलता को लेकर कि इसके लेखक कौन है, इसकी विषय वस्तु क्या रही है, ठीक है, और जो भी 2 से 3 वाक्य में आपका उत्तर कंप्लीट हो जाए, ये टिप्पणी के ऊपर निर्भर करता है। जैसे विशल देव रासो पर आप लिखने जाएंगे तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में तथ्य दिया गया है कि कितने खंडों में है, इसकी विषय वस्तु क्या है, इसके लेखक का नाम क्या है, पूरा बतलाना है। पृथ्वीराज रासो के बारे में अगर आप लिख रहे हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में पृथ्वीराज रासो से संबंधित जो भी तथ्य दिए गए उनको अपने शब्दों में आप आराम से लिख सकते हैं, आपका उत्तर एकदम से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही कीर्तिलता और विजयपाल रासो को भी आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को आधार बना सकते हैं। आधार बनाने का मतलब ये है कि उस किताब को पढ़ेंगे और इन रचनाओं के लिए जो इस किताब में लिखा गया है उसको अपने मौलिक शब्दों में लिखेंगे। ठीक है, और जहां पर आपको लगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन हमें प्रयोग करना है तो उस कथन को भी आप लिख सकते हैं। कुल मिलाकर अपने उत्तर को प्रभावी बनाना है। अगला प्रश्न है, निर्गुण प्रेमाश्रयी काव्य धारा का आशय स्पष्ट करते हुए इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो निर्गुण प्रेमाश्रयी काव्य धारा के बारे में बात करना, यानी कि जो सूफी काव्य परंपरा है या काव्य धारा है उसके ऊपर हमें चर्चा करना है और विशेषताओं को लिखना है। तो मान लीजिए 8 नंबर का प्रश्न है तो 50% निर्गुण प्रेमाश्रयी काव्य धारा के बारे में लिखना है, इससे जुड़े हुए कवियों का नाम लिखना है। इसके बाद इसकी 4 प्रमुख विशेषताओं को लिख देना है जिसमें कथ्य भी शामिल रहे और शिल्प की भी बात की जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रीतिकाल में श्रृंगार के अतिरिक्त कौन कौन सी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं।
अब देखिए, ये थोड़ा सा मौलिक ढंग का प्रश्न है। प्रश्न में बता दिया गया है कि रीतिकाल, जिसको कि हम श्रृंगार काल के नाम से भी जानते हैं, इसको श्रृंगार काल भी कहते हैं, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं? क्या इस कालखंड में वीर रस की कविताएं लिखी जा रही थी? इस कालखंड में नीति परक कविताएं लिखी जा रही थी? इस कालखंड में भक्ति पर आधारित कविताएं लिखी जा रही थी? इस कालखंड में प्रकृति चित्रण किया जा रहा था? देखिए, चार तो हमने बातों में बतला दिया है। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत सारे बच्चे होंगे जो इसका स्क्रीनशॉट लेके खुशी के मारे तुरंत अपना आंसर लिखना शुरू कर दे रहे होंगे। लेकिन देखिए, पीडीएफ को पीडीएफ की तरह मत लीजिए, खासतौर से अनुराज हिंदी एकेडमी पर। वो मानकर चलिए कि इसमें कुछ आपको नई चीज समझने को मिल सकती है। अब जैसे हमने आप सभी को समझा दिया कि रीतिकाल एक तो परंपरा से जो चीजें चली आ रही हैं, खासतौर से रीतिकाल ऐसा कालखंड है जिसमें काव्य शास्त्रीय चिंतन एक बार फिर से शुरू होता है। बीच में आप देखेंगे आदिकाल, भक्तिकाल, इसमें संस्कृत काव्य शास्त्रीय चिंतन जो था उसका अभाव था, लेकिन रीतिकाल में जितने भी कवि थे वो आचार्य की भूमिका भी निभा रहे थे। तो एक तो प्रवृत्ति ये भी हो गई काव्य शास्त्रीय चिंतन का जागरण, या फिर एक बार पुनरुत्थान कह सकते हैं इसको। और फिर श्रृंगार प्रधान कविताएं लिखी जा रही थी। उसके अलावा भी कविताएं लिखी जा रही थी, जिसमें कि भूषण हो गए, ठीक है, बिहारी के दोहे हो गए। इसके बाद भक्ति प्रधान कई बिहारी के दोहे भी उसमें है। प्रकृति चित्रण को लेकर तमाम लोगों ने लिखा है, तो आपको बतलाना है। और साथ में उस जमाने में जो लोक के अनुभव रहे, जिसको सुक्ति कहा गया है, सुक्ति परक कविताएं भी लिखी जा रही थी, जिनका कि लोक के अनुभव से जुड़ाव था। खासतौर से गिरिधर कविराय, इन लोगों का नाम आपने सुना होगा, बैताल, ठीक है, तो उनका भी जिक्र करना है। मुक्तक काव्य से क्या आशय है, मुक्तक के प्रकारों को भी स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर मुक्तक काव्य के बारे में बतलाना है कि इसका मतलब क्या है। और जब आप रीतिकाल पढ़ेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के संदर्भ में एक कथन कहा हुआ है, जिसमें उन्होंने मुक्तक शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है, प्रबंध और मुक्तक की उन्होंने बात की है। आगे चलकर आधुनिक काल में मुक्तक का प्रयोग किस तरीके से कवियों ने किया है और कितने तरीके का मुक्तक है, इसको लेकर आपको चर्चा करनी है। आधुनिक नाटक के विभिन्न तत्वों को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर नाटक के पहले आधुनिक शब्द दिया गया है। जैसे हम कविता पढ़ते हैं, उसके पहले नई कविता, कहानी पढ़ते हैं, उसके पहले नई कहानी, नई शब्द जुड़ गया, यहाँ पर भी आधुनिक जोड़ दिया गया है। तो आधुनिक नाटक के विभिन्न तत्वों को, जो 6 तत्व हैं, उनको लेकर आप सभी को चर्चा करना है। वैसे देखा जाए तो शुरुआती दौर में नाटक के प्रमुख रूप से 3 तत्वों की बात की गई है, ठीक है, लेकिन बाद में जितने भी नाट्य आलोचक रहे हैं, उन्होंने 6 तत्वों की बात की है, तो इसको लेकर आपको चर्चा करना है। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। 4 मुहावरे दिए गए। तमाम विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर जो बहुत फेमस मुहावरे हैं उनको हमें लिखवा दीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इनके लिए हमने बेसिक व्याकरण की किताबें आप सभी के लिए बताई थी, उन किताबों को आप पढ़िए। और जो PYQ ऑब्जेक्टिव लगाते समय मुहावरे आपके सामने से गुजरे हैं, उनको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए और वाक्य प्रयोग अपने व्यवहारिक स्तर पर तैयार कर लीजिए, ठीक है। आंख का तारा, अंधे की लकड़ी, आंखें बिछाना, अंगूठा दिखाना, तो ये 4 मुहावरे हैं, इनका अर्थ बतलाना है, इसके बाद वाक्य प्रयोग करना है। तो 8 नंबर आपको अधिकतम में 7 से 8 नंबर मिलने के चांस है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का विलोम लिखिए। निम्नलिखित शब्दों का विलोम लिखिए। सुकाल, शुष्क, हास, सन्यासी, तो इनका विलोम लिखना है। मान लीजिए यही MCQ पैटर्न पर आप एग्जाम देने जाते तो 4 विकल्पों में कोई ना कोई एक विकल्प आपको मिल जाता
और आप अनुमान लगाते कि ये सही है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट लिखना है। डायरेक्ट लिखने में, सीधे सीधे लिखने में चुनौती होती है। कई बार चीजें याद नहीं आती हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें अभ्यास करके जाना है। शुष्क का अब जैसे विकल्प रहेगा तो आपकी 50% मेमोरी काम करेगी कि हाँ ये विकल्प हो सकता है, लेकिन लिखना है। जैसे आपने कई बार महसूस किया होगा कि बातचीत में आप किसी चीज को बोलना चाहते हैं, लेकिन वो शब्द आपके सामने नहीं आ पाता। आप बोलते हैं कि मेरे दिमाग में है, लेकिन आ नहीं रहा है। उसी तरीके से एग्जाम में भी है। आपको लगता है कि मैं इसका उत्तर लिख सकता हूं, लेकिन आपके दिमाग में वो बात आ ही नहीं रही है, क्योंकि आपने अभ्यास नहीं किया या फिर ध्यान नहीं दिया है। सबसे बड़ी बात है कि ध्यान न देना। तो इन चारों शब्दों के विलोम आप निश्चित तौर पर जान रहे होंगे और इस पेपर को हल करते समय लिखेंगे। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। यानी कि समास आधारित ये टिप्पणी थी, इसको हमें लिखना है। तो पहले तो हमें लक्षण लिखने हैं कि अव्ययी भाव समास आखिरकार क्या होता है, और फिर कम से कम दो उदाहरण देकर अपनी बात को कंप्लीट करना है। उसी तरीके से बहुब्रीहि के बारे में बात करना है, तत्पुरुष के बारे में बात करना है, कर्मधारय के बारे में बात करना है। उदाहरण जरूर दें, बिना उदाहरण के आपका उत्तर प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। कॉपी देखने से पता चल जाएगा कि आपको जानकारी है, लेकिन उदाहरण आप देंगे तो इससे पता चलेगा कि आपको जानकारी ही नहीं है, आपने इस पोर्शन को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा, यात्रावृत्त। तो इन विधाओं पर, यानी जैसे मैं बात कर रहा हूं तो ये अन्य गद्य विधाएं आपके सिलेबस में लगी भी हैं। इनकी विशेषताएं बतलाते हुए खास तौर से लेखक और रचना का नाम जरूर बतलाइए, तब आपका उत्तर कंप्लीट माना जाएगा। जैसे कि हमने कुछ कॉपियों का मूल्यांकन किया तो वहां पर देखा कि विद्यार्थी विशेषताएं तो बतलाए हैं, लेकिन लेखक का नाम और रचना का नाम उन्होंने देना भूल गए हैं कि ये भी देना चाहिए। तो निश्चित तौर पर आपको ये बतलाना है कि इन विधाओं के अंदर किसने इतना काम किया कि अन्य गद्य विधा होते हुए भी यूपीएलटी या जीआईसी के पाठ्यक्रम में इनको शामिल किया गया। पहले जमाने में जो कविता लिखता था वो बहुत महान लेखक हुआ करता था। फिर उपन्यास का जमाना आया, फिर कहानी का जमाना आया, फिर नाटक का जमाना आया। उसमें जो लेखन कार्य हो रहे थे उन्हीं को लेखक माना जाता था, लेकिन बाद में संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, आपने देखा कि आत्मकथा ने भी विस्तार किया। दलित आत्मकथा और स्त्री आत्मकथा, इसको लेकर भी। तो लिखने के लिए तो हम अपने उत्तर में सामान्य रूप से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा उत्तर जिसको देखकर जो एग्जामिनर है वो कुछ देर तक ठहरे। एग्जामिनर को ठहराने की भी बहुत जरूरत है, नहीं तो खासतौर से कई बार रिटन एग्जाम में लोग बायस्ड होते हैं, यानी कि वहां पर भेदभाव होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि एक ही तरीके की कॉपी को एक ही प्रश्न पत्र पर आधारित परीक्षा में अगर 4 से 5 एक्सपर्ट हैं तो सबके नंबर इत्यादि देने के पैमाने अलग अलग हो सकते हैं। हालांकि आयोग जब भी मूल्यांकन का कार्य किसी को देता है तो एक मॉडल आंसर होता है वहां पर कि क्या क्या लिखा रहेगा तो कितने नंबर हमें देने हैं। उसमें पूरा बकायदे लिखा रहता है कि इतना ये लिखा रहेगा तो इतना नंबर, उदाहरण देकर लिखा रहेगा तो इतना नंबर। तो वो सारी चीजें रहती हैं और लोग उसको उसी हिसाब से मूल्यांकन करते हैं। मुझे याद है कि एक बार किसी बोर्ड में कॉपी की जांच हो रही थी और बहुत पहले की बात है और ये सुनी सुनाई बात है। मैथ की कॉपी एग्रीकल्चर के टीचर को दे दी गई थी और आंसर दे दिया गया था कि आप अपना आंसर देखकर उत्तर को सही कर दीजिए। तो एक प्रश्न था, उसका उत्तर था 8। ठीक है, आंसर में दिया था 8, लेकिन कुछ विद्यार्थी
उसको √64 तक ले जाकर छोड़ दिए थे। तो एग्रीकल्चर के टीचर ने जितने लोगों ने 8 दिया था उसके उत्तर को सही माना, और जितने लोगों ने 64 दिया था उसके उत्तर को उन्होंने गलत मान दिया था। बाद में पता चला तो बतलाया कि ये भी आंसर सही है, लेकिन अगर सटीक तौर पर देखा जाए, सटीक एकदम, तो अंतिम जो आंसर होगा वो 8 होगा। √64 छोड़कर अगर आप आगे बढ़ गए हैं तो ये भी 90% केवल कंप्लीट हुआ। तो ये मैं उदाहरण दिया आप सभी को। कौन किस तरीके से कॉपी चेक कर रहा है ये बताना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, उसमें बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, आपकी प्रस्तुति, आपकी लिखावट, और जो उसमें साफ सुथरापन है, ओवर राइटिंग कम, ये सारी चीजों का ध्यान दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कीजिए। हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना है, 8 नंबर का है, और इस बार हमने पैरा वाला अनुवाद दिया है जिसको कि हम गद्यांश कह सकते हैं। महाकवि कालिदास ने संस्कृत में 3 नाटक लिखे हैं, उनमें अभिज्ञान शाकुंतलम अति प्रसिद्ध है। इस नाटक में 7 अंक हैं, इसका चतुर्थ अंक अति महत्वपूर्ण है। यह नाटक श्रृंगार रस प्रधान है। इस नाटक के चतुर्थ अंक में करुण रस का मार्मिक चित्रण है। दुष्यंत इस नाटक का नायक है। शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की नायिका है। तो देखिए, इसको हमें अनुवाद करना है, लेकिन इसका प्रयोग आप अगर कालिदास से संबंधित या फिर अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित प्रश्न आएगा तो वहां पर भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये पैराग्राफ बहुत ही कसा हुआ और सटीक उत्तर के लिए महत्वपूर्ण है। कालिदास पर आधारित है। महाकवि कालिदास ने संस्कृत में 3 नाटक लिखे। उन पूरे तीनों नाटकों का नाम नहीं लिखा गया, बताया गया बस अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में। ठीक है, इसका अनुवाद करना है। आप लोग जब इसको हल करेंगे तो अच्छे से अनुवाद कीजिएगा। खंड ब के अंतर्गत 12 नंबर के सवाल हैं। आदिकालीन साहित्य में विविधता भरपूर है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इसको हमने स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज में भी लिखवाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं और अपने से भी आप लिख सकते हैं। साहित्यिक प्रवणता के अतिरिक्त भक्ति काल में सांस्कृतिक जीवन की दृष्टि से भी तुलसीदास का भारतीय इतिहास में अत्यंत ऊंचा स्थान है। इस कथन को प्रमाणित कीजिए। तो इसको लेकर भी हमने मेंस की तैयारी कराते समय लिखवाया है। आप उत्तर लिखते समय उन वीडियो लेक्चर का सहयोग ले सकते हैं और अपने से भी लिख सकते हैं। कोई उसमें कोई बहुत जोर जबरदस्ती नहीं है, दबाव नहीं है कि आप जाकर वीडियो देखें ही देखें, लेकिन चूंकि जुड़े हुए हैं, यहाँ पर विश्वास करके जुड़े हैं, तो जो गाइडेंस पहले दिया गया है उसका भी आप लाभ उठाइए। हिंदी में आधुनिक कहानी के प्रारंभ और विकास का पूर्ण श्रेय द्विवेदी युग को है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में कहानी के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो कुल मिलाकर यही बात कही जा रही है कि कहानी लेखन की शुरुआत तो हम देखते हैं कि इंशाअल्लाह खां से शुरू लोग कर देते हैं, लेकिन उसमें कई चीजों का अभाव है। लेकिन जब आप देखते हैं कि द्विवेदी युग का दौर शुरू होता है 1900 से लेकर 1918 के बीच का, तो वहां पर पहली कहानी कौन है इसको लेकर विवाद शुरू हो जाता है। कहानियों की विषय वस्तु क्या रही है इसको लेकर विवाद शुरू होता है, या फिर उस विषय वस्तु को जनजीवन से जोड़कर बहुत नहीं देखा जाता है। फिर प्रेमचंद आ जाते हैं और कहानी के विकास को ध्यान में रखते हुए प्रेमचंद को केंद्र में रखा जाता है। उनके पूर्व, उनके समय, उनके बाद की कहानियों का मूल्यांकन किया जाता है। यही आपको लिखना है। लेकिन यहाँ पर इस बार थोड़ा सा आपको बतलाना है कि द्विवेदी युग में आप पहली कहानी को लेकर या फिर उसके कथ्य शिल्प को लेकर जो डिबेट हुआ है, और खासतौर से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में जो बात कही गई है, और शुक्ल जी ने तो उस डिबेट में अपनी कहानी को भी तीसरे नंबर पर रखा हुआ है और बतलाया कि अगर ऊपर की 2 कहानियां कथ्य और शिल्प के दृष्टिकोण से पुरानी प्रतीत हो तो मेरी कहानी को पहली कहानी के रूप में देखा जा सकता है। मेरी कहानी मतलब 11 वर्ष का समय। तो जो डिबेट हुआ है उसको आपको बदलाना है थोड़ा सा। इसके बाद आगे कैसे कहानी का विकास होता है, प्रेमचंद आते हैं जो कि जन जीवन से कहानी को जोड़ देते हैं और राष्ट्र से भी जोड़ते हैं। पूरी बातें आप जानते हैं, बस सिस्टमेटिक ढंग से लिख देना है।
हिंदी शब्द संपदा का आशय स्पष्ट करते हुए सामान्य और पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या कीजिए। तो शब्द संपदा जब आप पढ़ते हैं तो उसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज आदि शब्दों को आपने पढ़ा होगा। ये सब सामान्य के अंतर्गत आएंगे, लेकिन कुछ पारिभाषिक शब्द हैं जिनकी व्याख्या की जा सकती है। उनके बारे में आपको बतलाना है, ठीक है। तो उसकी व्याख्या करते हुए पहले तो इन दोनों शब्दों में अंतर बतलाएंगे, फिर इसके बाद उदाहरण देते हुए अपनी बात को पूरा करेंगे, ठीक है। पारिभाषिक शब्दावलियों के लिए एक पुस्तक आपने पढ़ी होगी, हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली। जैसे मैं आप सभी से कहूं नव जागरण, ठीक है, या फिर छायावाद, ये सब पारिभाषिक शब्द हैं। प्रगतिवाद, इनके कहने से अलग तरीके का अर्थ ध्वनित होता है, ठीक है। अन्य भी हैं जैसे राजभाषा, संपर्क भाषा, ठीक है, अवैतनिक, ये सब पारिभाषिक शब्द हैं। प्रतिवेदन, तो इसी तरीके से आपको लिखना है। खड़ी बोली के साहित्यिक विकास पर प्रकाश डालिए कि खड़ी बोली साहित्यिक रूप में कब से प्रचलन में आई और फिर इसका विकास धीरे धीरे कैसे हुआ। तो इसको लिखते समय आप आदिकाल से अपनी बात को उठा सकते हैं, अमीर खुसरो से जोड़ते हुए, अप्रिय प्रवास का जिक्र करते हुए और छायावाद में जो खड़ी बोली का स्वरूप रहा है उस पर बात करते हुए एकदम समकाल तक इसको ला सकते हैं। तो खड़ी बोली के साहित्यिक विकास पर प्रकाश डालना है 12 अंकों के हिसाब से। अपने उत्तर को आपको लिखना है। काव्य और शिल्प दोनों दृष्टियों से नई कविता व प्रयोगशील कविता में क्या अंतर है, सप्रमाण उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर काव्य और शिल्प दोनों की दृष्टि से नई कविता के बारे में बतलाना है और प्रयोगशील कविता, यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्रयोगवादी कविता नहीं कहा गया, प्रयोगशील कविता कहा गया है। यानी कि जब हम प्रयोगवादी कविता कहेंगे तो उसका जो दौर है 1943 से लेकर 1951 वाला जो दौर है वो है, लेकिन अगर हम प्रयोगशील कविता कहते हैं तो प्रयोग आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक की कविताओं में होते रहे। इस शब्द में उसी तरीके का अंतर है जैसे हम बोलते हैं प्रगतिवाद और प्रगतिशील। हम कबीर को प्रगतिवादी या फिर तुलसी को प्रगतिवादी नहीं कह सकते, उनको हम प्रगतिशील कह सकते हैं। यानी कि जो प्रगतिवाद है वो एक खास समय में बधा हुआ है और खास परिस्थितियों के आधार पर जो कविताएं लिखी गई, विचारधाराओं से प्रभावित रहीं। लेकिन प्रगतिशील का मतलब है थोड़ा सा स्वच्छंद तरीके का। हर कालखंड में आपको प्रगतिशील लोग मिल जाएंगे, लेकिन हर कालखंड में प्रगतिवादी मिले ये नहीं कहा जा सकता। तो इन शब्दों में जो बारीक अंतर है उसको आपको ध्यान रखना है। नई कविता को तो आप जान रहे हैं, इसको लेकर ऑलरेडी पिछले मॉडल पेपर्स में चर्चा हुई। निम्नलिखित अलंकारों के लक्षण उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर 4 अलंकार दिए गए हैं 3-3 अंक के, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह। लक्षण लिखना है और उदाहरण लिखना है। उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। वर्णिक मात्रिक छंद में क्या अंतर है आपको बतलाना है। सम, अर्धसम और विषम छंद क्या है, इनको लेकर चर्चा करनी है। अतुकांत और मुक्त छंद क्या है, इनको लेकर चर्चा करनी है। तो 3 प्रश्न हैं, 4-4 अंक के हैं। तो उसी हिसाब से, और इसमें देखिए ठोस चीजें लिखनी है, बहुत इधर उधर की बात नहीं लिखनी है। वर्णिक छंद क्या है, अच्छा छंदों को लेकर भी हमने चैनल पर चर्चा की है, शॉर्ट नोट्स आप सभी को हमने दिया हुआ है। पुराने विद्यार्थी इसको अच्छे से समझ रहे होंगे, नए विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ेगा। और आप केवल छंद लिखकर अनुराग हिंदी ऐसे लिख देंगे सर्च बार में तो वो आपको वीडियोज आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अलंकार से रिलेटेड वीडियो आ जाएंगी और फिर छंद से भी रिलेटेड वीडियो आ जाएंगी। जो विद्यार्थी नहीं खोज पा रहे हैं उनके लिए हम बता रहे हैं। भवभूति के साहित्यिक अवदान पर विचार कीजिए। तो भवभूति ने
अब देखिए भवभूति की जब बात आ रही है तो उनके संस्कृत साहित्य पर जो उनका योगदान रहा है उनको लेकर चर्चा करनी है। इतना तो आपके दिमाग में होगा ही कि जो भवभूति हैं वो हिंदी के साहित्यकार नहीं रहे हैं, किसके रहे हैं? संस्कृत के रहे हैं। तो उन्होंने क्या लिखा, उनकी कौन सी रचना प्रसिद्ध रही जिसके वजह से उनको जाना जाता है, ये सारी बातें आपको लिखनी है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो ऐसे शब्द जो सुनने में तो समान लगते हो लेकिन उनके अर्थ जो हैं वो भिन्न या अलग हो, तो उनको हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अब इसका कम से कम 6 उदाहरण आपको लिखना है ताकि हर एक उदाहरण पे 2 अंक आपको मिल जाए। कम लिखना है लेकिन ठोस लिखना है। तो जैसे आपने पढ़ा होगा, ऐसे पढ़ा होगा ना, अंश फिर अंश, इस तरीके से उदाहरण देना। एक उदाहरण हमने बता दिए यहाँ पर और बाकी आप 5 उदाहरण और आप तैयार कर लीजिए। ठीक, हो सकता है कि पूछ लिया जाए। प्रिय विद्यार्थियों, हमने जितने भी मॉडल पेपर रखे हुए हैं सब में विविधता को रखा है, वेरिएशन को रखा है और हर तरीके से, चाहे वो टिप्पणी पर आधारित हो, चाहे सीधे सीधे प्रश्न के रूप में हो, साहित्य, व्याकरण, हिंदी, संस्कृत, पाठ्यक्रम के अनुसार सभी बिंदुओं को हमने समावेशित करने का प्रयास किया है और उम्मीद करते हैं कि जो विद्यार्थी यहाँ से जुड़े हैं, अभी तक की हम चर्चा करें तो लगभग 180 प्रश्नों को हमने आप सभी के सामने रख दिया है। ठीक है, 180 प्रश्नों को हमने रख दिया है। उसमें से हमें यही उम्मीद करना है कि 20 प्रश्न आ जाएं, तो हमने जो भी मेहनत की है वो मेहनत सफल होगी। और कहने के लिए तो बहुत लोग प्रश्न को लेकर, मॉडल पेपर को लेकर या फिर जिन विद्यार्थियों ने कॉपी दिखलाई है उसके मूल्यांकन को लेकर अलग अलग अपने तर्क विचार को रख रहे हैं। और जो लोग काम नहीं करना चाहते हैं वो दूसरे के कामों में कुछ न कुछ कमी, कुछ न कुछ दोष निकालते रहते हैं और इसको वो अपने को छिद्रान्वेषी कहते हैं। तो ऐसे लोग पीछे रह जाएंगे जो मेहनत करेंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे। निश्चित तौर पर उनके जीवन में आज नहीं तो कल अच्छा दिन आएगा ही। मुझे इन परिस्थितियों में एक कवि हैं ठाकुर, हाँ, एक जमाने में लोग कविता लिखते थे तो उन्होंने उन लिखने वालों के लिए एक बात बोली कि लोगन कवित कीबो खेल कर जानो है, कि कविता लिखना उसको खेल मान लिया है, यानी कि आंसर लिखने, प्रश्न बनाने को लोगों ने खेल मान लिया है। प्रश्न बनाना भी मौलिकता होती है और उसमें समय लगता है, उसमें चिंतन करना पड़ता है। और तब जब विद्यार्थी केवल आत्मीय बंधन से जुड़े हों, विश्वास से जुड़े हों, वरना कौन जानता है कि इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल से कितने ऐसे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं जिनके जीवन में कुछ उम्मीद जग रही है। अब जब आप सभी सफल होंगे, कमेंट कर कर बतलाएंगे तो पता चलेगा कि हाँ, इस चैनल का भी योगदान रहा है। तो आने वाले तो तमाम विद्यार्थी हैं। कुछ कमेंट्स हमने देखे बहुत निगेटिव ढंग के, हालांकि हमारे विद्यार्थियों ने कहा कि सर इन लोगों पर ध्यान नहीं देना है। क्योंकि हम इसलिए ध्यान दे देते हैं कि सच्चे मन से पढ़ाते हैं, तो मुझे लगता है कि ना हम पैसा ले रहे हैं ना समय बर्बाद कर रहे हैं, फिर भी आलोचना क्यों। लेकिन हमारे विद्यार्थियों ने ही कहा कि जो अच्छे विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, वो खुश हैं और जो यूं ही किसी से प्रेरित होकर या फिर अपने को सब कुछ सर्वज्ञ मानते हुए मौजूद हैं, वो आलोचना करते रहेंगे। तो खैर, इन पॉइंट पे मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। हाँ, यही असीम सत्ता से हम गुजारिश करेंगे कि जो हमारे गंभीर विद्यार्थी हैं, सीरियस विद्यार्थी हैं, जो अपनी पीढ़ी को सुधारना चाहते हैं और हार नहीं मानना चाहते हैं, कमर तोड़ मेहनत करना चाहते हैं, कलम कॉपी से बात करना चाहते हैं, वो निश्चित तौर पर सफल होंगे। बाकी दुनिया में तो बहुत सारे तरीके के विद्यार्थी हैं और आपको ध्यान में रखना है कि सिलेक्शन तो उतने ही लोगों का होगा जितनी सीट होगी। तो ये प्रतियोगिता है प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रतियोगिता है, लफाजी करने का ये दौर नहीं है। जो लफाजी करेगा
जो इधर उधर की बात करेगा वो निश्चित तौर पर पीछे रह जाएगा। तो आज के इस मॉडल पेपर को लेकर आप सभी के कमेंट का हम इंतजार करेंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।